जय हिंद स्टूडेंट्स। बीपीएससी मेंस उत्तर लेखन के क्रम में आज का प्रश्न है मौर्य काल की कला और वास्तुकला। इस प्रश्न को शॉर्ट में लिखना था 2 पेज में लगभग, और इसके सभी उत्तर आ चुके हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इन लोगों ने उत्तर लिखा है और कहाँ कहाँ पे सुधार की जा सकती है। प्रश्न मैंने पढ़ दिया, मौर्य काल की कला और वास्तुकला। इस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। उत्तर देखते हैं। मौर्य काल 321 से 150 से इसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग था, ठीक है, जब कला, वास्तुकला और संस्कृति ने अभूतपूर्व उन्नति की, ठीक है। इस युग में सम्राट अशोक का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने न केवल भारत को एक सशक्त साम्राज्य के रूप में विकसित किया बल्कि कला को भी एक नैतिक रूप दिया। अब इतना आपको ये हटा देना है, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। कला के विषय में जो पूछा आपने एक सेंटेंस, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने जो लिखा है यहाँ तक उन्नति की, यहाँ तक इनफ है भूमिका के लिए। ये जो है इसको छोड़ देना है आपको, ये यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपने लिखा है तो ये नहीं कि गलत है। कहने का मतलब था कि अगर हम भूमिका में बहुत ज़्यादा लंबा लिखेंगे तो फिर कंटेंट के लिए जगह कम पड़ जाएगा और टाइम भी कम पड़ जाएगा। अब देखें यहाँ एक लाइन हम जोड़ सकते हैं अगर जोड़ना हो तो। मौर्य काल में अनेक प्रकार की कला, जैसे राजप्रसाद, स्तूप, स्तंभ, इस तरह से गुफा विहार, इन सबको यहाँ एक लाइन में जोड़ सकते हैं कि आदि कला देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं और आगे। स्तंभ कला मौर्य युग की सबसे प्रसिद्ध कलात्मक उपलब्धि अशोक स्तंभ है। यह स्तंभ एक ही पत्थर से बनाया जाता है, हाँ, एकाश्म पत्थरों से बनाया गया है। इनमें शिल्प की उत्कृष्टता देखने को मिलती है, जैसे सारनाथ का स्तंभ, ठीक है। अगला है शिलालेख और अभिलेख। सम्राट अशोक ने धर्म प्रचार के लिए पत्थरों और स्तंभों और धर्म लेख खुदवाया, ठीक है, ये भी सही है शिलालेख और अभिलेख में। या फिर इसको अगर आप चाहें ना तो स्तंभ कला के साथ भी जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। गुफा वास्तुकला मौर्य काल की गुफाएं अत्यंत सुंदर और परिष्कृत थी, ठीक है, जैसे कि बराबर और नागार्जुन की गुफाएं जो जैन और आजीविकों के लिए समर्पित थी, बहुत अच्छा। मूर्ति कला और यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं, यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियां जैसे दीदारगंज की दक्षिणी, ठीक है। काष्ठ और धातु कला, लकड़ी से बनी इमारतें समय के साथ नष्ट हो गई, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार मौर्यकालीन। निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष को अलग से हेडिंग देकर लिखने का आवश्यकता ही नहीं है, ये सब गलती नहीं कीजिएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं निष्कर्षतः, शब्द में ही, मतलब जुड़ा हुआ अलग से, सॉरी वाक्य में ही, इसी सेंटेंस में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। निष्कर्षतः मौर्य काल की कला, इसी में यहीं पे अलग से हेडिंग और भूमिका और निष्कर्ष अलग से हेडिंग नहीं देना है। चलिए और देखते हैं इसमें क्या क्या आपने छोड़ा है जो ऐड किया जाना चाहिए। तो ये जो काष्ठ और धातु कला है ना, इसके जगह आप कर दीजिए राजप्रसाद। राजप्रसाद क्या था, तो ये जो है कुम्हरार से प्राप्त हुआ है, जो कि एक सभा भवन और राजप्रसाद था। तो ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लोग क्या कर रहे थे, इसका कितना चौड़ाई था, कितना खंभे थे, ये ना लिख करके आप राजप्रसाद लिख सकते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, अर्थात कुम्हरार से। और लगभग ये इतनी भव्य था कि इसकी तुलना सूसा से किया जाता है, एक बतना से, और फाहियान ने इसे देव निर्मित बनाया था। तो इसमें से 1-2 लाइन आप लिख सकते हैं राजप्रसाद, काष्ठ वाला छोड़ करके। दूसरा, इसमें आपने स्तूप कहीं नहीं डाला है, तो 1-2 जगह आपको स्तूप डालना पड़ेगा। तो जगह है, इससे मैं लिख दे रहा हूँ। अरे यार, और तो स्तूप एक जगह आपको डालना है। 2 चीज़ें इनको शॉर्ट में आप डाल सकते हैं। और कहाँ पे, जैसे कि स्तूप, स्तंभ कला आपने, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिलालेख और अभिलेख छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, जैसे उदाहरण 1-2 अगर डाल देंगे तो ये भी अच्छा है। स्तूप जो है आजकल ज़्यादा फेमस है, तो स्तूप डाल सकते हैं। और ये गुफा वास्तुकला, ठीक है, ये तो डालना ही था। मूर्ति कला, यक्षिणी, बाकी सब सही है। आपने अच्छा लिखा है, 1-2 पॉइंट और आप ऐड कर सकते थे। लगभग इसमें 3.5 और या 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। चलिए हम अगली कॉपी देखते हैं।
आइए अगली कॉपी देखते हैं। प्रश्न इनके लिए भी सेम है, मौर्य काल की कला और वास्तुकला। मौर्य कला, इन्होंने भी डेट डाल ही दिया है, वैसे डेट की आवश्यकता नहीं है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था, इसने भारतीय वास्तुकला के विकास और बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। मौर्य कला में राजकीय कला, ठीक है। इस कला को तत्कालीन राजाओं का संरक्षण प्राप्त, जैसे महल, स्तंभ, स्तूप, विहार। ठीक है। लोक कला में जन समुदाय में लोकप्रिय मृदभांड, मूर्तियाँ, मृदभांड। ठीक है। अब महल राजप्रसाद में चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित राजप्रसाद, इसे देव निर्मित कहा गया है। महल और राजप्रसाद, ठीक है। छत एवं फर्श लकड़ी निर्मित, पाषाणों पर खड़ा सभा भवन। मुझे लगता है ना आपके शब्द बहुत अधिक हो गए हैं, एग्जाम हॉल में अगर इतना लिख पाइएगा तब तो ठीक है, लेकिन हो सकता है टाइम कम पड़ जाए। स्तंभ में एकाश्म पत्थरों से निर्मित, स्तंभों पर क्या है, खास तरह की पॉलिश। ठीक है। ये पॉलिशदार चट्टान थे। सारनाथ स्तंभ और रामपुरवा स्तंभ, ठीक है। स्तूप ईंट एवं प्रस्तर से निर्मित, अशोक द्वारा लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया गया। सांची और भगवती स्तूप उदाहरण के तौर पे। ठीक है। स्तूप हो गया, स्तंभ हो गया। इसमें एक लाइन अगर जोड़ना चाहें तो ये लोग जोड़ सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या था, जैसे कि ये स्तंभ क्यों बनवाए गए थे, स्तूप क्यों बनवाए गए थे। वैसे ही बिहार, अशोक तथा दशरथ ने बौद्ध, जैन, आजीवक तथा सन्यासी के लिए इसका निर्माण करवाया। बराबर और नागार्जुन की गुफाएं, ठीक है। लोक कला में मूर्तियाँ पाषाण या मिट्टी के सम्मिश्रण से निर्मित, ठीक है। मृदभांड, मौर्यकालीन मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिश के उदाहरण हैं, चमक विशेष। ठीक है, आपने बहुत अच्छा लिखा है। निष्कर्ष, फिर हेडिंग नहीं देना है अलग से, इसमें लिख सकते हैं डायरेक्ट ही। मौर्य कला और वास्तुकला ने भारतीय संस्कृति इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। इसकी विरासत भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अतीत की समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छा है, आपका उत्तर में लगभग सारी चीज़ें सम्मिलित है। लोक कला में मूर्तियाँ और मृदभांड, बिहार, स्तूप, स्तंभ, राजप्रसाद, तो लगभग सारी चीज़ें इसमें शामिल है। इस उत्तर में एक ही चीज़ सुधार के लिए दिख रहा है, कंटेंट में कोई डाउट नहीं है, यही है कि आपने जगह ज़्यादा लिया है, ऊपर से थोड़ा सा और जगह छोड़ना पड़ेगा, लगभग यहाँ तक ध्यान रखिए। यहाँ मैं आपको एक हिंट देता हूँ, अपना पेन जो है ना उसको ढक्कन हटा करके एक पेन यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लीजिए, जहाँ तक आता है सेम एक पेन, और ये जो है लेंथ इसका 1.5 पेन। फिर उसके अलावा बाकी को नीचे और साइड से काट देना है, क्योंकि जगह आपने ज़्यादा लिया है तो टाइम भी ज़्यादा लगा होगा, लेकिन इतना 6 मिनट 7 मिनट में इतना थोड़ा नहीं लिखा पाएगा। तो शब्द काटिए कहाँ से, निष्कर्ष में से थोड़ा सा कटेगा, बाकी सभी की डिटेल में से थोड़ा थोड़ा सा आप एक एक लाइन काट सकते हैं। इसलिए बाकी आपका उत्तर बहुत अच्छा है, तो आपके लिए तो 5.5 मार्क्स अच्छे से यहाँ बन रहे हैं। अब यही है कि क्या आप एग्ज़ाम में इतना लिख पाएंगे, और क्योंकि नियत टाइम में लिखना होता है, एग्ज़ाम में प्रेशर भी होता है, तो थोड़ा सा छोटा करके सभी के बारे में एक एक सेंटेंस आप चाहें तो, जहाँ ज़्यादा है वहाँ एक एक सेंटेंस कम कर सकते हैं। चलिए अगली कॉपी लेते हैं। इस पर आप मार्क्स पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम, मतलब जो भी मैक्सिमम एग्जामिनर दे रहा होगा वो मैक्सिमम देगा, तो 5.5 लगभग आजकल मैक्सिमम है, 6 बहुत रेयरेस्ट है। अगली कॉपी है, प्रश्न इनके लिए भी सेम है। मौर्य काल की कला और वास्तुकला। कला किसी काल की मानवीय कल्पनाओं की मूर्त होती है, मानवीय कल्पनाओं का मूर्त रूप होती है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस दृष्टि से मौर्य कला अति विशिष्ट है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मौर्य काल से ही कला की निर्णयता दिखाई पड़ती है, सभ्यता के बाद, ठीक है, इतना चलेगा। मौर्य काल की कला के मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, दरबारी कला और लोक कला। दरबारी कला में यह मुख्य दरबार के द्वारा संरक्षित, मुख्य दरबार के द्वारा संरक्षित है, मुख्य यहाँ जरूरत नहीं है। इनमें राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, विहार प्रमुख हैं। राजप्रसाद में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित राजप्रसाद, अब जानते हैं, इसको ना ब्रैकेट में कर दीजिए, अब ये लगेगा हेडिंग, और उसके बाद इसको आप उदाहरण सहित लिख दीजिए। चंद्रगुप्त
मौर्य द्वारा निर्मित राजप्रसाद मौर्य वास्तुकला की एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब इसमें आप लिखिए कि यह जो है कुम्हरार से प्राप्त है और अरे यार गलत लिख दिया, कुम्हरार हट जा, कुम्हरार से प्राप्त है और इसकी तुलना बहुत लोगों ने की है, जैसे कि फाहियान ने इसे देव निर्मित बताया है, तो वहीं इनकी तुलना एक बतना और सूसा के महलों से किया गया है। तो वो सारी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं एक सेंटेंस में। और स्तंभ, फिर इसको हेडिंग बनाइए। स्तंभ निर्माण का मुख्य उद्देश्य बौद्ध विचारधारा और राजकीय आदेश को प्रसार करना था। बिल्कुल सही है। स्तंभ मुख्यतः एकाश्म पत्थरों द्वारा निर्मित होते थे। अब इसमें उदाहरण डालिए, जैसे रूमिनदेही, दिल्ली टोपरा। ठीक है, अब ये जो है ना, इसमें सेंटेंस है जो हम कम कर देंगे कि इसकी हमकी ज़रूरत नहीं है। ये ना भी लिखे कि कुछ उदाहरण इस प्रकार है, बस हम लिख दें उदाहरण और इतना लिख दें तो भी बात सेम ही है। तो हमारा शब्द भी बच जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। स्तूप एक अर्धचंद्राकार संरचना होती है जहाँ पूजा और प्रार्थना और उपासना का केंद्र होता था। ठीक है, जहाँ नहीं जो लिख सकते हैं, यहाँ वाक्य थोड़ा सा टूट रहा है कहीं कहीं, ध्यान रखिए। बिहार मौर्य काल की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण वास्तुकला है। ठीक है, सब तो महत्वपूर्ण ही था, क्योंकि देखिए अब आपका उत्तर बहुत लंबा हो रहा है, आपने नीचे से पेज नहीं काटा है, तो ये इस तरह से आपको या तो पेज भी कम पड़ेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो थोड़ा शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट में सभी जानकारी। बिहार जो है मौर्य कला का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण वास्तुकला, इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, बिहार में हम डायरेक्ट लिख देंगे कि मौर्य काल में निर्मित बिहारों में दो प्रमुख है। कौन कौन सा? तो ये बिहार में गुफा बिहारी आएंगे। इनका उपयोग बौद्ध जन भिक्षु के रहने के लिए किया जाता था। ठीक है, आजीवक ज़्यादातर यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें दो गुफाएं थी, तो उनको भी आप चर्चा करें। मौर्य काल में कुछ लोक कला भी प्रचलित थे, जैसे मृदभान, उनकी उम्र के। ठीक है, मृदभान मौर्य काल में मृदभान मुख्यतः उत्तरी काले प्रजदार होते थे। ठीक है, इसमें नहीं लेकर चलिए। इसमें जनरली देखिए, जहाँ उदाहरण नहीं मिल रहा उसको छोड़ दीजिए और उदाहरण वाला लिखिए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसमें मूर्ति कला ज़्यादा दिखाए चले जाएंगे, जैसे कि स्तूपों पर, स्तूप नहीं क्या बोलते वो, स्तंभों पर निर्मित मूर्तियाँ और यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ, तो ये सब डाल करके शॉर्ट में ख़त्म करेंगे। अब आपका उत्तर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ये आपको टाइम ज़्यादा लेगा मन का। ठीक है, कला और वास्तुकला की दृष्टि से मौर्य कला बेहद महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से कला की निरंतर दिखाई जाती है। कंटेंट आपका ठीक है, कंटेंट में कहीं दिक्कत नहीं है, आपने पेज ज़्यादा लिया है। दूसरा चीज़ की हर थोड़ा सा और विवरण कम कर सकते हैं सबके बारे में। देखिए इसमें जो है ना, आपको एक चीज़ सुधार सकते हैं, जैसे कि मौर्य काल में आपने लोक कला लिखा है ना, तो लोक कला डायरेक्ट हेडिंग देंगे और उसमें लिखेंगे अनेक प्रकार के मूर्तियाँ, जैसे कि एक ही हेडिंग में हम लिख देंगे मूर्तियाँ, जैसे कि यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, स्तंभों पर निर्मित मूर्तियाँ, पशु मूर्तियाँ। ठीक है, उस तरह से आप दे सकते हैं। साथ में उसी में एक सेंटेंस जोड़ सकते हैं कि यहाँ मृदभान और मन के भी प्राप्त हुए हैं। उदाहरण अगर कोई याद आ रहा है तो उसको लिख देंगे, तो एक ही सेंटेंस में इसको ख़त्म कर सकते हैं। निष्कर्ष ठीक है, बस ये कि आपका उत्तर थोड़ा सा लंबा हो गया है, बाकी कंटेंट में कहीं कमी नहीं है। हैंड राइटिंग में थोड़ा सा काम कर सकते हैं आप। तो आपको लगभग 3.5 से लगभग 4 नंबर लगभग आपको तो यहाँ मिल ही जाएंगे। बस यही है कि आपने उत्तर थोड़ा सा लंबा कर दिया, इतना ना तो आपको जगह मिलेगा ना इतना समय मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। कंटेंट आपका ठीक है। अगली कॉपी है, प्रश्न इनके लिए भी सेम है। मौर्य कला एक शाही कला थी जो मौर्य साम्राज्य के तहत बनाई गई थी। इनका विशेष रूप से अशोक ने समर्थन किया। ठीक है, मौर्य वास्तुकला बौद्ध व जैन धर्म से प्रभावित थी। मौर्य काल की कला दरबारी कला और लोक कला, महल, स्तंभ, स्तूप, गुफा, चंद्रगुप्त मौर्य की लकड़ी का महल। ठीक है, अशोक का स्तंभ, शिलालेख, सारनाथ स्तंभ, मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप। ठीक है, जैन व बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जैन व बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए गुफा, जैसे कि बराबर की गुफा। मूर्ति व मृदभांड कला, मूर्तियों का उपयोग स्तूपों की सजावट में। ठीक है, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, तो ये लोक कला में आ जाएंगे। वास्तुकला,
जैसे कि स्तूप, सांची का स्तूप, भरहुत स्तूप, ठीक है। गुफा निर्माण, जैन और बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, जैसे बराबर और नागार्जुन की गुफाएं, बराबर गुफा, ठीक है, ये डिटेल भी ठीक है। गोपी, इसमें नागार्जुन पहाड़ी, नागार्जुन के अंदर था गोपी गुफा, तो इसको थोड़ा सा आपने उल्टा कर दिया है। नागार्जुनी पहाड़ी जो है उसी के अंदर गोपिका गुफा है। गोपिका वाइपिका वेदांती की सब स्तंभ कला देखते हैं। सारनाथ का स्तंभ, लौर्य नंदनगढ़ स्तंभ, बलुआ पत्थर के बने, शीर्ष पर बैल, शेर या हाथी की आकृति, ठीक है। मौर्य काल की कला, अच्छा एक लाइन हमारे, अशोक द्वारा उत्कीर्ण शिलालेख पत्थर के स्तंभ पर पाए जाते हैं। मौर्य काल की कला वास्तुकला का प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र में फैलकर इस कला ने व्यापक प्रशंसा प्राप्त की, जिसके साक्ष्य आज भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपने जगह भी बचा लिया, तो आई थिंक समय भी आपका बचा होगा। इसमें आप पेज कटेगा नीचे से भी और ऊपर से इतना पेज, और ऊपर से भी इतना पेज, जितना आपने काटा हुआ है। तो ये ध्यान रहे, नियत समय में नियत जगह पे लिखा जा सके। ठीक है, इधर से थोड़ा सा और पेज कटेगा, हालांकि ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कंटेंट आपका ठीक है, सारी चीज़ें शामिल हैं। स्तंभ, स्तूप और गुफा विहार, ये सब शामिल ही हैं। इसके बाद आपने महल दरबारी कला भी दिखाई दिया है, लोक कला भी दिखा दिया है, तो लगभग कंटेंट में कहीं कमी नहीं है। प्रेजेंटेशन भी ठीक है, आपने अच्छा लिखा है। इसमें 5 या 5.5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे इसमें भी। तो ये था आज का लगभग मुख्य कॉपी, जिसको मैंने इवेलुएट कर दिया है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो, हालांकि अब आंसर राइटिंग में जगह बचा नहीं है, अधिकतम हम 10 लोग को ही ले सकते थे, और उनमें से अधिकतम लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग अभी नहीं लिख रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बस टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से आपको सारे होमवर्क सीरीज जो भी चीज़ें मिल जाएंगी। बस इवेलुएशन ही एक पेड है, बाकी सारी चीज़ें फ्री है। और इवेलुएशन भी पेड इसलिए रखा गया है ताकि सारे लोग लिखें, नहीं तो सारे लोग ज्वाइन करके और लिखते नहीं हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।